स्पेस की विशालता में देखना थोड़ा टाइम में पीछे देखने जैसा है। समझाता हूँ। लाइट बहुत तेज चलती है, लेकिन तुरंत नहीं। सूरज से लाइट को धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, 139 मिलियन किलोमीटर की दूरी कवर करते हुए। अगर सूरज के साथ कुछ हो जाए तो हमें 8 मिनट तक पता नहीं चलेगा। हमारे सबसे करीब का तारा 4 लाइट ईयर से थोड़ा ज्यादा दूर है। इसका मतलब है कि हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी को 4 साल पहले जैसा देख रहे हैं। सोचो कि दूसरे तारों को देखना जो हजारों या लाखों लाइट ईयर दूर हैं। एक पावरफुल टेलीस्कोप के साथ हम गैलेक्सीज देख सकते हैं जो बिलियंस लाइट ईयर दूर हैं। ये एक टाइम मशीन की तरह है। हम यूनिवर्स को वैसे देख रहे हैं जैसा वो पहले था। ये वैज्ञानिकों को गहरे सवालों के जवाब देने में मदद करता है। ये हमें धरती के बारे में और समझने में भी मदद कर सकता है कि ये इस तरह क्यों बनी। जमीन पर टेलीस्कोप लाइट को तभी देख सकते हैं जब वो एटमॉस्फेयर से गुजरती है। एटमॉस्फेयर में हवा की शिफ्टिंग पॉकेट्स होती हैं जो इमेजेस को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं और कुछ प्रकार की लाइट को जमीन तक पहुंचने से रोक सकती है। आप इनमें से कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं टेलीस्कोप्स को पहाड़ों की ऊंचाई पर रखकर। इसे ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। लेकिन चीजों को सच में क्लियरली देखने के लिए वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप्स को हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर रखा है। लेकिन स्पेस में कुछ भी भेजना चुनौतीपूर्ण और महंगा है। सालों में कई स्पेस टेलीस्कोप्स रहे हैं, अलग अलग साइज और अलग अलग कारणों के लिए लॉन्च किए गए। बस ध्यान दें कि ये किसी भी तरह से पूरी लिस्ट नहीं है। सबसे फेमस जो आप शायद जानते होंगे वो है हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल को अप्रैल 1990 में स्पेस शटल डिस्कवरी के साथ लॉन्च किया गया था। यह धरती के चारों ओर 5 दिन का मिशन था। 5 नासा एस्ट्रोनॉट्स ने मिलकर हबल स्पेस टेलीस्कोप को तैनात किया। हबल लो अर्थ ऑर्बिट में है। यह धरती की सतह से लगभग 540 किलोमीटर ऊपर है। जब हम इस टेलीस्कोप के अंदर देखते हैं तो लाइट अंदर आती है और प्राइमरी मिरर से बाउंस होती है। लाइट सेकेंडरी मिरर तक जाती है और फिर पीछे के वैज्ञानिक उपकरणों के केंद्र के माध्यम से पुनर्निर्देशित होती है। ये इमेजेस फिर कैप्चर की जाती हैं और धरती पर भेजी जाती हैं। हबल पहले से कहीं ज्यादा दूर तक ब्रह्मांड में देख सकता था। दिसंबर 1975 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे अब हबल डीप फील्ड कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने हबल को रात के आसमान के एक क्षेत्र की ओर इशारा किया जो खाली दिखता था। जितना हम जानते थे वहां कुछ नहीं था। उन्होंने जितना संभव हो सके उतना लाइट प्रकट करने के लिए दिनों तक एक ही स्थान पर ध्यान केंद्रित किया। जो उन्होंने पाया वह अविश्वसनीय था। यह पूरी तरह से दूर की गैलेक्सियों से भरा हुआ था। ऐसे क्षणों ने खगोल विज्ञान को बदल दिया। देखने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि हबल स्पेस टेलीस्कोप लो अर्थ ऑन ऑर्बिट में है, एस्ट्रोनॉट्स हबल पर लौट सकते थे मरम्मत करने और टेलीस्कोप को बनाए रखने के लिए। 5 सर्विसिंग मिशन हुए हैं, जिनमें से आखिरी 2009 में था। हर बार स्पेस शटल हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ पकड़ बनाता था और आवश्यक मरम्मत करता था। फिर एस्ट्रोनॉट्स इसे खोल सकते थे और इसके अंदर के हिस्सों की मरम्मत या प्रतिस्थापन कर सकते थे। आखिरी सर्विसिंग मिशन 2009 में था। स्पेस शटल फिर 2011 में रिटायर हो गया। हबल की मरम्मत के लिए वास्तव में कोई और विकल्प नहीं है। दिसंबर 2024 तक हबल अभी भी ऑपरेशनल है, लेकिन यह अज्ञात है कि यह कितने समय तक चलेगा। यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि हबल क्या देख सकता है, इसकी सीमाएं थीं, चाहे वह कितनी भी देर तक एक ही स्थान पर घूरता रहे। यह पता चला है कि लाइट अलग अलग वेवलेंथ्स में चमकती है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। आप इनमें से कुछ पहले से जानते हैं। रेडियो वेव्स के लिए बड़ी वेवलेंथ्स म्यूजिक सुनने के लिए, और छोटी वेवलेंथ्स यह देखने के लिए कि आपके शरीर में कोई हड्डी टूटी है या नहीं। मानव आंख इस स्पेक्ट्रम का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा देख सकती है। हमारी आंखें इन अलग अलग वेवलेंथ्स को रंगों के रूप में इंटरप्रेट करती हैं। बाकी की लाइट हम नहीं देख सकते, कम से कम सही उपकरणों के बिना। एक अच्छा उदाहरण है थर्मल विजन गॉगल्स। देखो, जब हम इनके माध्यम से देखते हैं तो क्या होता है। मैं देख सकता हूं कि घर के अंदर एक व्यक्ति है। गॉगल्स मुझे इंफ्रारेड लाइट देखने की अनुमति देते हैं। मूल रूप से यह विभिन्न वस्तुओं की गर्मी देख सकता है। वैसे भी वह लाइट अभी भी वहां है, लेकिन गॉगल्स के बिना इंसान इसे नहीं देख सकते। इंफ्रारेड लाइट दृश्य लाइट स्पेक्ट्रम के ठीक ऊपर है। हबल एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, जिसका मतलब है कि यह ज्यादातर वही देख सकता है जो मानव आंखें देख सकती हैं, लेकिन बहुत अधिक संवेदनशील है। लेकिन वैज्ञानिकों ने लंबे समय से समझा है कि अगर हम केवल दृश्य लाइट स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। यह है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे कभी कभी JWST या सिर्फ वेब कहा जाता है। दिसंबर 2021 में लॉन्च हुआ। यह इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जो दृश्य लाइट स्पेक्ट्रम से परे देख सकता है।
ऐसी चीजें देख सकता है जो हबल नहीं देख सकता। हमारी समझ में यूनिवर्स फैल रहा है, गैलेक्सीज दूर जा रही हैं। जब हम दूर की गैलेक्सीज को देखते हैं, वे इतनी तेजी से चल रही हैं कि उनकी लाइट वेव्स लंबी हो जाती है। इसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जो दृश्य लाइट थी अब इंफ्रारेड में शिफ्ट हो गई है, इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। ये अब ऑब्जर्वेबल लाइट नहीं है और हबल इसे नहीं देख सकता। हबल कुछ इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लाइट देख सकता है, लेकिन ज्यादातर दृश्य लाइट। वेब को इन दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बनाया गया था, समय में पीछे देखने के लिए कि यूनिवर्स पहले कैसा था। चलो कुछ लेते हैं, जैसे स्टेलर नेबुलास या गैस क्लाउड्स। हबल बाहर देख सकता है, पर वेब इंफ्रारेड से अंदर झांक सकता है और अविश्वसनीय दृश्य देख सकता है। वेब धरती के चारों ओर ऑर्बिट नहीं कर रहा है। यह चांद से 4 गुना दूर है, लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर ठंडी अंधेरी जगह में। इसे लग्रेंज पॉइंट के पास रखा गया है। यह स्पेस में एक जगह है जहां ग्रेविटी और अन्य फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। यहां स्पेसक्राफ्ट को रहने के लिए कम फ्यूल चाहिए। धरती और सूरज के बीच 5 लग्रेंज पॉइंट्स होते हैं। L2 टेलीस्कोप के लिए आदर्श स्थान है। यह धरती के करीब है, पर सूरज की लाइट हस्तक्षेप नहीं करती। टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट का पता लगाता है। इसका मतलब है कि उपकरण गर्मी के प्रति संवेदनशील हैं, अपनी गर्मी के प्रति भी। इसे ठंडा और अंधेरा होना चाहिए, दूर के तारों और गैलेक्सियों का पता लगाने के लिए। वेब वास्तव में टेलीस्कोप की तरह नहीं दिखता। अगर हम हबल को देखें तो लंबी ट्यूब जैसी आकृति दिखती है, जो दूर की वस्तुओं पर बेहतर फोकस के लिए लाइट को बाहर रखती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अलग है। इसे लाइट सोर्स से दूर रखा गया है और संवेदनशील हिस्से सूरज की रोशनी नहीं देखेंगे। यह डायमंड आकार सनशील्ड कहलाता है और यह टेनिस कोर्ट के आकार का है। इसमें 5 लेयर्स हैं, जो मानव बाल जितनी मोटी हैं। उपकरणों को अंधेरे और ठंडे रखा जाना चाहिए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सूरज से दूर रहेगा। अगर यह सूरज की ओर इशारा करता है तो उपकरण बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि वे बेहद संवेदनशील हैं। नीचे स्पेसक्राफ्ट बस है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं। यह 2 हिस्सों में बंटा है। ISIM यहां पीछे है और OTE सामने है। प्राइमरी मिरर के 18 हेक्सागोन हैं। हेक्सागोन का उपयोग करते हैं ताकि वे अलग से बन सकें और बिना गैप के फिट हों। साइड पोर्शंस फोल्ड हो सकते हैं ताकि यह लॉन्च के लिए कॉम्पैक्ट हो। यह हमें हबल से बड़ा मिरर बनाने की अनुमति देता है। लाइट प्राइमरी मिरर से बाउंस होकर सेकेंडरी मिरर पर जाएगी, फिर लाइट टेलीस्कोप के अंदर और वैज्ञानिक उपकरणों में जाती है। पीछे 4 वैज्ञानिक उपकरण हैं, प्रत्येक का थोड़ा अलग उद्देश्य है। वेब के उपकरण इसे यूनिवर्स की सबसे पुरानी और दूर की वस्तुओं का पता लगाने, स्टार और प्लैनेट फॉर्मेशन की जांच करने और हमारे सौर मंडल में वस्तुओं का अवलोकन करने में सक्षम बनाते हैं। वेब स्पेस में कैसे पहुंचा? चलो घड़ी को पीछे करते हैं। हबल 1990 में लॉन्च हुआ था। उसके पहले अगले स्पेस टेलीस्कोप की योजना के लिए एक बैठक हुई। चीजों को शुरू करने में समय लगा, लेकिन 2004 में निर्माण शुरू हुआ। देरी के कारण प्रोजेक्ट 2011 में लगभग रद्द हो गया था। टेलीस्कोप के हिस्सों को बनाने और परीक्षण करने के लिए टीम वर्क था। कई देरी के बाद इसे 2021 में लॉन्च किया गया। वेब की आयु 10 साल है, पर अगर सब अच्छा चला तो 20 साल की उम्मीद है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, इसलिए हमारे पास नासा अमेरिका में है, कनाडा से कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसमें कई अलग अलग देशों के योगदान शामिल हैं। हेक्सागोनल मिरर सेगमेंट्स अमेरिका के कई स्थानों में बनाए गए थे। अंतिम असेंबली बोल्डर, कोलोराडो में हुई। एक रासायनिक तत्व बेरिलियम से बना है। यह हल्का, मजबूत है और स्पेस के ठंडे वैक्यूम में अपनी आकृति बनाए रखेगा। ऊपर सोने की पतली परत है। सोना इंफ्रारेड लाइट का अच्छा रिफ्लेक्टर है। मिरर सेगमेंट्स को टेलीस्कोप के साथ इंटीग्रेट करने के लिए मैरीलैंड भेजा गया था। अलाबामा में सनशील्ड लेयर्स का निर्माण शुरू हुआ, फिर कैलिफोर्निया भेजा गया। सनशील्ड को रॉकेट के अंदर फिट होने के लिए छोटा फोल्ड होना चाहिए।
टेलीस्कोप के सबसे ऊपरी हिस्से OTE और ISIM दोनों को ग्रीन बेल्ट, मैरीलैंड में नासा गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में बनाया गया था। यहाँ ये संरचना के साथ है। आप हेक्सागोन आकार देख सकते हैं जहाँ मिरर जाएंगे। उन्होंने भारी उठाने के लिए एक रोबोटिक आर्म का उपयोग किया। ये मिरर सेगमेंट्स को उठाकर फ्रेम पर रखता था। हर मिरर को इंस्टॉल करने में लगभग 3 महीने लगे। फिर क्लीन रूम वर्कर्स ने काले प्रोटेक्टिव कवर हटाए। मिरर्स को प्राइम कंडीशन में रखना महत्वपूर्ण है। कोई खरोंच या दूषित पदार्थ नहीं। क्लीन रूम के अंदर उन्होंने वैज्ञानिक उपकरण भी इंस्टॉल किए। ISIM और OTE को मिलाकर ओटिस कहा जाता है। जब समय आया, ओटिस को एक विशेष शिपिंग कंटेनर में पैक किया गया। फिर इसे C5 हवाई जहाज में रखकर ह्यूस्टन, टेक्सास तक उड़ाया गया। नासा जॉनसन स्पेस सेंटर में टेलीस्कोप को अनपैक किया और तैयार किया। इस गोल दरवाजे के अंदर चेंबर A है, दुनिया का सबसे बड़ा हाई वैक्यूम चैम्बर। ओटिस ने 100 दिन क्रायोजेनिक वैक्यूम परीक्षण के लिए बिताए। इसका मतलब है सारी हवा निकालना और ठंडा बनाना। यह सुनिश्चित करता है कि यह बाहरी अंतरिक्ष की स्थितियों में जीवित रह सके। इसके बाद ओटिस को फिर से पैक किया गया और कैलिफोर्निया में उड़ाया गया, जहां अंतिम असेंबली हुई। यह अगस्त 2019 में हुआ। कुछ अंतिम परीक्षण और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जाने के लिए तैयार था। टेलीस्कोप को यहां फ्रेंच गियाना में गियाना स्पेस सेंटर में लॉन्च किया गया। इसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए फोल्ड करना पड़ता है। अगली बार यह स्पेस में अनफोल्ड होगा। इस बार पूरे टेलीस्कोप को फिट करने के लिए शिपिंग कंटेनर को मॉडिफाई करना पड़ा। इसे सुपरस्टार्स कहा। नासा के ये एक्रोनिम्स पसंद हैं। पहले यह सड़क द्वारा यात्रा करता है, एक बड़े ट्रक द्वारा खींचा जाता है, बोर्ड पर कीमती कार्गो है। इस बार हवाई जहाज की बजाय इसे पानी के माध्यम से यात्रा के लिए कार्गो शिप में लोड किया गया। यह कैलिफोर्निया के तट से पनामा नहर के माध्यम से और फ्रेंच गियाना तक यात्रा करता है। यात्रा में 16 दिन लगे। यह एरियान 5 रॉकेट है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। 2 साइड बूस्टर्स, मुख्य स्टेज, एपर स्टेज और पेलोड फेयरिंग। यहां टेलीस्कोप को स्टो किया गया था। अंतिम असेंबली बिल्डिंग के अंदर फिनिशिंग टचेस हुए। टेलीस्कोप को ऊपर उठाया गया, ऊपर ले जाया गया और रॉकेट के शीर्ष पर स्थापित किया गया। अब पेलोड फेयरिंग के लिए। फिर रॉकेट को लॉन्च पैड पर ले जाने का समय था। स्पेस में जाना जोखिम भरा है। हमारे पास नाजुक कार्गो है जो लॉन्च के दौरान हिलाया जाएगा। फिर यह स्पेस के ठंडे वैक्यूम के संपर्क में आएगा। इसे बनाने और परीक्षण में सालों लगे। इसे सही करने का केवल एक मौका है। एरियान 5 रॉकेट एक सिद्ध लॉन्च वाहन है। नाजुक मिशन के लिए सही विकल्प। लॉन्च क्रिसमस डे 2021 को हुआ। लिफ्ट ऑफ के 2 मिनट और 21 सेकंड बाद सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स का फ्यूल खत्म हो जाता है। वे स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाते हैं और समुद्र में गिर जाते हैं। मुख्य स्टेज रॉकेट को ऊपर ले जाता है। पेलोड फेयरिंग 3 मिनट और 26 सेकंड पर अलग हो जाती है और वहां वेब पहली बार स्पेस देख रहा है। लगभग 8 मिनट और 48 सेकंड पर मुख्य स्टेज रॉकेट से अलग हो जाता है। अब अपर स्टेज इग्निशन होता है। इंजन 16 मिनट तक जलता रहेगा, जो हमें धरती से दूर ले जाता है। 25 मिनट पर अपर स्टेज शटडाउन और थोड़ी देर बाद टेलीस्कोप अलग हो जाता है। यह अपने आप है और L2 गंतव्य की ओर है। वहां पहुंचने में 1 महीना लगेगा। उन 2 हफ्तों में टेलीस्कोप धीरे धीरे अनफोल्ड होगा।
बॉल्टिमोर मैरीलैंड में मिशन ऑपरेशन सेंटर में वैज्ञानिकों की टीमों द्वारा निगरानी की जाएगी। चलो डिप्लॉयमेंट के माइलस्टोन्स पर चलते हैं। पहले सोलर एरे अनफोल्ड होता है। टेलीस्कोप को पावर देने के लिए सक्षम होना महत्वपूर्ण है। फिर हाई गेन एंटीना धरती के साथ संचार के लिए। चांद की कक्षा से बाहर यात्रा करने में केवल 1.5 दिन लगे। अब हम यूपीएस डिप्लॉयबल टॉवर असेंबली को अनफोल्ड करते हैं। यह सन शील्ड से दूरी बढ़ाता है, उपकरणों को ठंडा करने में मदद करता है। आफ्ट मोमेंटम फ्लैप यह स्पेस में टेलीस्कोप को स्थिर रखने में मदद करता है। अब हम सन शील्ड को डिप्लॉय करते हैं। यह नाजुक प्रक्रिया है जिसे पूरा करने में कुछ दिन लगे। अब सेकेंडरी मिरर डिप्लॉय होता है। आफ्ट डिप्लॉयबल इंस्ट्रूमेंट रेडिएटर तापमान को कम रखने में मदद करता है। अब प्राइमरी मिरर डिप्लॉय होता है। पहले पोर्ट साइड, फिर स्टारबोर्ड साइड। इससे पहले कि वे टेलीस्कोप का उपयोग कर सकें, वे मिरर फेजिंग करते हैं। 18 हेक्सागन मिरर्स को समायोजित करना होता है। प्रत्येक मिरर पर छोटे मूवमेंट्स जब तक वे संरेखित नहीं हो जाते। इस प्रक्रिया में कई हफ्ते लगे, लेकिन हेक्सागन अब एक विशाल मिरर के रूप में कार्य करते हैं। याद है, हबल स्पेस टेलीस्कोप को सर्विस किया जा सकता था। अगर कुछ गलत हो जाता तो एस्ट्रोनॉट्स को भेज सकते थे। वेब के साथ ये बहुत दूर है। मार्स रोवर की तरह इसे अच्छी तरह डिजाइन करना था, क्योंकि मरम्मत मिशन व्यावहारिक नहीं है। जेम्स वेब भी ऐसा ही है। इसे पहली बार काम करना होगा। वेब से पहली इमेजेस 12 जुलाई 2022 को जारी की गईं। एक बड़ी सफलता और नई खोजें की गई हैं। हम यूनिवर्स के बारे में नई चीजें सीख रहे हैं जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी इस वीडियो के समय। दिसंबर 2024 वेब लगभग 3 साल से सफलतापूर्वक ऑपरेट कर रहा है। 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 30 साल की मेहनत और हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने वेब को वास्तविकता बनाने में मदद की। अब हम और भी खोजों के किनारे पर खड़े हैं। ब्रह्मांड के रहस्य, हमारे अपने उत्पत्ति के रहस्य। जेम्स वेब आगे क्या उजागर करेगा? इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।